गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल और आज हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में। ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसका पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सेंट्रलाइज होता है और जिसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स होती है, उसका डिक्लाइन किस प्रकार हो जाता है, जिसके इतने बड़े बड़े शासक और इतना ज़्यादा विस्तार जिस एम्पायर ने कर लिया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि वो कौन से पॉलिटिकल रीजन्स हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं और जो आगे जाके जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको स्थापित करने में एक तरह से मदद करते हैं, और जो भारत की जो पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मुगल पॉलिटी है, वो किस प्रकार से फेल हो जाती है और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम हमें उसके जगह पर स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मुगल साम्राज्य के जो हम आखिरी शासक जिनको एक योग्य या फिर बड़े महत्वपूर्ण आखिरी शासक जिनको हम मानते हैं वो हैं औरंगजेब, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1707 में। औरंगजेब एक ऐसी परंपरा से आते हैं जहाँ पर ये अपने भाइयों के साथ संघर्ष करके सत्ता में आते हैं और वही परंपरा हमें इनके शासन के बाद भी दिखाई देती है। इनके 3 पुत्र होते हैं और जो आपस में संघर्ष करते हैं, उसके बाद जो परिणाम निकल कर आता है वो निकल कर आता है बहादुर शाह। ये 65 वर्ष के होते हैं उस वक्त में, और ये कुछ पॉलिटिकल बदलाव करते हैं, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं जो कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में की थी। औरंगजेब ने क्या गलतियां की थी? पहली, गलतियां नहीं कहेंगे लेकिन जो भी नीतियां इन्होंने अपनाई थी उनकी वजह से जो साम्राज्य का जो कहें कि जो इकोनॉमी है और खजाना है उस पर काफ़ी भारी दबाव ये छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि इनकी जो मिलिट्री होती है वो काफ़ी मजबूत मिलिट्री और पूरा एक तरह से करें कि पूरा का पूरा जो मुग़ल शासन है वो बहादुर शाह के हाथों में छोड़कर जाते हैं। लेकिन साथ में क्या करते हैं कि इनके जो युद्ध अभियान होता है दक्कन के साथ या फिर डेक्कन के साथ, इनके जो युद्ध अभियान होते हैं उनको लड़ते लड़ते या फिर कहें कि उनकी जिद के कारण ये अपना खजाना खाली कर बैठते हैं और एक कमज़ोर इकोनॉमी छोड़कर जाते हैं साथ में। और साथ में होता है मनसबदारी। जो मनसबदारी है वो भी कमज़ोर हो जाती है, उनको जितने सेना उनको रखनी होती थी उससे वो कम रखने लग जाते हैं। और ये एक तरह से कहें कि औरंगजेब की जो नीतियां थी उनका ये दुष्परिणाम हमें लास्ट में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर शासक हो तो वो बहादुर शाह जी अगर होते लंबे समय तक तो शायद उसको संभाल पाते, लेकिन इनका भी शासनकाल हमें 1712 में ख़त्म होता दिखता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है। और बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह के शासनकाल के बारे में अगर हम बात करें तो इनको मिलती है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य विरासत में। इसी प्रकार से पूरा मुगल साम्राज्य औरंगजेब को भी विरासत में मिलता है, लेकिन जब उनको ये मिलता है तो वो नए एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं और नए साम्राज्य या फिर दक्कन में जहाँ तक अब तक उनकी रीच जिस तरह से नहीं हो पाई थी वो एक आक्रामक तरीके से वहाँ पर रीच करने का प्रयास करते हैं। और उसका दुष्परिणाम हमें बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के अंदर मुख्य कारण की तरह से दिखाई देता है। कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं लेकिन साथ में इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो बात करें बहादुर शाह की, बहादुर शाह अगर मैं बताऊं कि ये जो औरंगजेब के बाद जो शासक जो आ रहे हैं और उसके बाद जाकर कि जब नादिर शाह का आक्रमण जब भारत में होता है तो उससे पहले तो कोई आक्रमणकारी मुगल समय में नहीं आ पाया था, लेकिन नादिर शाह भी आक्रमण कर देता है। और जब नादिर शाह जब आक्रमण कर देता है
तो बहुत सारी जो मुग़ल साम्राज्य की जो कमियां हैं वो उभर के सामने आती हैं, जिसके कि हम आगे बात करेंगे। लेकिन बहादुर शाह को जब पूरा साम्राज्य मिलता है तो वो पहला तो करते हैं कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब पहले वो कॉन्फिडेंस में है कि मुझे इतना बड़ा साम्राज्य मिला है, मैं जीता हूँ, और ऑब्वियसली तो कॉन्फिडेंस में, तो सबसे पहले जो आमेर है वहाँ की पॉलिटी में वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के राजा होते हैं जय सिंह, जो कि मुग़ल मनसबदार भी होते हैं। तो यहाँ पर ये इनके उसके अंदर इंटरफेयर करने का प्रयास करेंगे, और इनके जो भाई हैं विजय सिंह, इनको इनकी जगह पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। साथ में ये करेंगे कि जो जोधपुर या फिर मेवाड़ कहें जिसको, जोधपुर के जो शासक हैं अजीत सिंह, इनको भी अपने कंट्रोल में या फिर अपने सामने अपनी अथॉरिटी मनवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अजीत सिंह की कुछ मांगे होती हैं, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, प्रयास करते हैं, इनके ऊपर हमला भी करते हैं, इनके ऊपर घेराव भी करते हैं, लेकिन दोनों काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ये इनका पूरा जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाता, और लास्ट में जाकर इन दोनों को बहादुर शाह से संधि करनी पड़ती है या फिर समझौता करना पड़ता है, जिसके अंदर जोधपुर का जो शासक है वो अपनी जो बहुत सारी मांगे हैं उनको छोड़ता है, और आमेर का शासक है वो भी अपनी बहुत सारी मांगों को छोड़ना पड़ता है, और साथ में इनको देना पड़ती है बहुत सारी धनराशि बहादुर शाह को। बहादुर शाह जो है उन जो अपनी पॉलिटी देख रहे हैं, अपना जो व्यवस्था देख रहे हैं, तो उनको सारी कमियां भी अपने साम्राज्य की दिखाई दे रही है, जिनको वो सुधारना चाहते हैं। उसके लिए वो जो हिंदू जो शासक हैं, शुरू में इनके साथ जिस प्रकार का भी बर्ताव करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर इनसे वो नरमी से पेश आते हैं, इनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। और साथ में ये हो गए राजपूत पहला, दूसरा हो गया मराठा। तो ये दूसरी शक्ति है जिससे औरंगजेब भी अपने शासनकाल में जूझते रहे थे। तो मराठा होते हैं वो टाइम पर विद्रोह कर रहे होते हैं। जो उनके जो शासक होते हैं शाहू जी महाराज, शाहू को पहले तो ये वहाँ का शासक नहीं मानते हैं, पहली बात। और दूसरा, इनकी जो मांगे होती हैं स्वदेश मुखी और चोट वसूलने की, जो हमेशा से रही होती हैं शिवाजी की भी, कि हमको वहाँ पर दक्कन में अगर आप नहीं भी कुछ करने दे रहे हैं तो चौथ और स्वदेश मुखी का हमको वहाँ पर अधिकार दीजिए। तो इनको चौथ का तो अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन स्वदेश मुखी वसूलने का इनको अधिकार प्रदान कर देते हैं। और लेकिन शाहू को ये शासक नहीं मानते हैं, तो वहाँ की जो पॉलिटी है वो एक तरह से स्थिर हो जाती है। और जो दूसरी दावेदार होती है ताराबाई, तो ताराबाई और शाहू आपस में लड़ते रहते हैं, और साथ में लड़ते रहते हैं किसके साथ? बहादुर शाह के साथ। तो इनका एक तरह से संघर्ष रहता है, और जब तक इनका संघर्ष रहता है तब तक जो मुग़ल जो पॉलिटी है हमें एक तरह से, या मुग़ल प्रशासन है वो हमें स्थिर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद ये एक और काम करते हैं, जो सिख होते हैं, या फिर कहें कि गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ ये मेल मिलाप का या फिर कहें कि कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं। और बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद साहब की, तो उसके बाद में एक और क्राइसिस आ जाता है कि ये जो सिख हैं वो विद्रोह कर देते हैं किसके साथ? बंदा बहादुर के साथ। जब तक ये रहते हैं तब तक तो नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद ये जो बंदा बहादुर हैं वो मुग़ल प्रशासन के खिलाफ बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह, और इस विद्रोह के बाद क्या होता है कि इन दोनों का आपस में सैन्य संघर्ष होता है। और सैन्य संघर्ष में बहादुर शाह जो हैं वो लोहगढ़ का किला इनसे ले लेते हैं। लेकिन लास्ट में जाकर ये विद्रोह कर देते हैं, तो 1712 में ये बंदा बहादुर वापस लोहगढ़ का किला बहादुर शाह से जीत लेते हैं। ये लोहगढ़ का किला जो है
ये अम्बाला के नॉर्थ में या फिर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में ये गुरु गोविंद साहब द्वारा बनाया जाता है। और साथ में बंदा बहादुर जब विद्रोह करते हैं तो जो पूरा जो सतलुज और यमुना के बीच का जो इलाका है, जमुना और सतलुज के जो बीच का जो पूरा इलाका है, जिसको आज हम पंजाब भी कहते हैं, तो उस पूरे इलाके पर ये अपना एक तरह से कहेंगे टेम्परेरी टाइम के लिए अपना शासन स्थापित कर लेते हैं और जिससे जूझते रहते हैं। हालांकि ये प्रयास करते हैं पूरा कि इन सब चीज़ों से ये उबर पाएँ, लेकिन साथ में एक और चीज़ यहाँ पर हो जाती है, वो हो जाती है जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस इस प्रकार हो जाती है कि ये जब सबको अपने तरफ मिलाने का या फिर सबको मनाने का जब प्रयास करते हैं तो सबको क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो सबको देना ही पड़ेगा। तो इसमें जो जागीर है, जागीर और मनसब है इनका, और ओहदे हैं जो साथ में जो ऑफिसेज हैं उनका ये बंटवारा बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो वो ज़्यादा करने से भी एक तरह से जो शासन है वो डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अधिकार और ऑफिसेज अगर ये बना रहे हैं तो अपने हाथ से ये छोड़ रहे हैं उन चीज़ों को और दूसरे कंट्रोल में वो चीज़ें जा रही हैं। तो एक तरह से कहें कि ये सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब इनके पास बहुत कुछ नहीं होता है तो इन्हें इसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि इन्हें बहुत सारे लोगों को जब अपने पक्ष में करना हो तो ये सब चीज़ें इन्हें छोड़नी पड़ती है। इसके बाद में 1712 में इनकी मृत्यु के बाद एक बार फिर साम्राज्य के लिए गृह युद्ध और संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो संघर्ष जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो नोबल्स होते हैं मुग़ल साम्राज्य के और जो चीफ होते हैं वो क्या करते हैं कि इसमें इंटरफेयर करने लग जाते हैं। और जो शहजादे होते हैं, जो प्रिंस होते हैं, शहजादों को अपनी तरफ करेंगे, क्योंकि नोबल्स की बहुत बड़ी एक कहें कि एक गुट होता था और उनके अलग अलग गुट होते थे, सब अपना शासक स्थापित करने का अब प्रयास करने लग गए। आज से पहले, अब से पहले या फिर कहेंगे बहादुर शाह से भी पहले ये चीज़ हमें मुग़ल साम्राज्य के अंदर, मुग़ल प्रशासन के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी कि नोबल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो शासक स्थापित करने का प्रयास करें। लेकिन इस टाइम पे जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और ये डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तब नोबल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो अपना शासक बनवाने का प्रयास करते हैं। तो अब हमें जो देखने के लिए मिलता है वो ये है कि जो नोबल्स होते हैं या फिर जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वजीर की हैसियत से बाद में अपने शासक बनाकर, अपनी मर्जी के या फिर अपने सपोर्ट से शासक बनाकर और जो पूरा साम्राज्य की जो व्यवस्था है उसको अपने हाथ में लेकर उसको चलाने का प्रयास करते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है जुल्फ़िकार खान का। जुल्फ़िकार खान जो है वो जहांदार शाह को, या फिर इसको दूसरे से लिखता हूं, जहांदार शाह, ये बिल्कुल एक तरह से कहूँ कि बिल्कुल अयोग्य शासक ये जो निकल कर आते हैं वो होते हैं, क्योंकि योग्य होगा वो तो किसी के सपोर्ट से आएगा नहीं। तो ये काफ़ी अयोग्य शासक एक तरह से हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये बाद में जाकर इनके जुल्फ़िकार खान को शासक बनाते हैं और भारत का कहें कि सम्राट बनाते हैं और जो है इनके जगह पर खुद ये शासन करने का प्रयास करते हैं। तो अब आते हैं हम जुल्फ़िकार खान पर। इनका समय भी हालांकि काफ़ी लंबा नहीं होता है। किसको शासक बनाते हैं ये? जहांदार शाह को। और अब ये प्रयास करते हैं जो मुग़ल साम्राज्य की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं शासन करने में या फिर कहेंगे जो शासन को कमज़ोर कर रही है उनको ठीक करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो
जजिया जो कर है उसको समाप्त करते हैं। और उसके साथ ही करते हैं मराठा जो है मराठाओं को चौथ वसूलने का अधिकार प्रदान कर देते हैं, लेकिन किस शर्त पर? इस शर्त पर कि जो वसूली की जाएगी वो मुगल नोबल्स के द्वारा की जाएगी, या फिर मुगल अधिकारी होंगे जो इसकी चौथ की वसूली करेंगे। हम तुम्हें अधिकार तो देते हैं, लेकिन वसूली करने वाले जो लोग होंगे वो हमारे होंगे। और मराठाओं के साथ ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। और साथ में जो जागीर और ऑफिसेज जो बांटे जा रहे हैं उनको ये एक तरह से स्टॉप या फिर रोकने का उनको प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जागीर और जो ओहदे हैं वो ना बांटे जाएं। और उसके बाद मनसबदारों से ये वो करते हैं कि उनसे आशा करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं कि आप जो आपके जो सवार और जो फौज है, जो आर्मी है, उसकी संख्या आपको बराबर जितने का आपके पास मनसब है उसी संख्या आपको बराबर उतनी रखनी पड़ेगी। जिसके बाद में जो मनसबदार हैं ये काफ़ी नाराज़ होते हैं और जो नोबल्स हैं वो इनके खिलाफ षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब मनसबदारों से इस प्रकार की उम्मीद करते हैं तो मनसबदार भी क्या करेंगे, जो वसूली है ये मुख्यतः जो फार्मर्स है या फिर कहीं किसानों का उत्पीड़न यहाँ पर बढ़ जाता है। इन्होंने एक तो ऑफिसेज बांटने ख़त्म कर दिए और जो है उनसे भी मांग कर रहे हैं कि तुम अब हमें जो भी है अपने में से ही ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करके दो और जो अपनी आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर रखो। ये प्रयास तो कर रहे हैं पूरे साम्राज्य को एकीकृत करने की या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, लेकिन जहांदार के खिलाफ, क्योंकि योग्य शासक नहीं है और ये कानाफूसी करने वाले लोगों की बात सुनते रहते हैं, इस वजह से ये लोगों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं जो इनकी चापलूसी कर रहे हैं, और उसके आधार पर ये इनके खिलाफ हो जाते हैं और ये इनको षड्यंत्रों में शामिल हो जाते हैं। और जो नोबल्स तो पहले षड्यंत्रों में इनके खिलाफ होते ही हैं। और बाद में जाकर अंत में जो जहांदार शाह है उनका अंत होता है आगरा में। आगरा के किले में इनके जो इनके भतीजे हैं जिनका नाम है फर्रुखसियार, फर्रुखसियार द्वारा इनकी कहें कि हार जाते हैं इनके हाथों और मारे जाते हैं। और इनका शासन यहाँ पर 1713 में समाप्त हो जाता है। अब एक साल के शासन में ये क्या ही कर सकते थे, तो ये सब हालांकि इन्होंने करने का प्रयास किया। इसके बाद जो शासक आ जाते हैं वो आ जाते हैं फर्रुखसियार। और ये फर्रुखसियार जो है ये आते हैं किनके साथ, किन दो नोबल्स के साथ आते हैं। उनका नाम है सैयद बंधु, जिनका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा मुग़ल पॉलिटी में, या फिर कहेंगे मॉडर्न इंडिया की जब हम मुग़ल पॉलिटी की बात करते हैं तब। फर्रुखसियार फिर कहें फर्रुखसियार जो है वो 1713 में शासक बनते हैं और इनको जो लाने वाले हैं वो है सैयद बंधु। जो सैयद बंधु जो है ये दो भाई होते हैं, जिनमें से एक का तो नाम होता है अब्दुल्ला और दूसरे का नाम होता है अली खान। और अब्दुल्ला खान और अली खान, जो अब्दुल्ला खान होते हैं ये तो इनको स्थापित करने के बाद बन जाते हैं वजीर। वजीर सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जिसको कि मुख्य महामंत्री या फिर जो भी शासक के दरबार में सबसे मेन जो सबसे करीबी जो
किसी शासक का होता है जो जिसके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पद होता है वजीर का, जो आज का प्रधानमंत्री है। और उसके बाद जो आता है इनको मिलता है मीर बख्शी का पद, मीर बख्शी। ये दोनों भी शासन को, क्योंकि जब ये बनाते हैं तो ये क्यों चाहेंगे कि हमारा साम्राज्य खराब हो जाए या फिर कमज़ोर हो जाए, तो ये इसको साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इन्होंने अपना नाम का शासक बिठाई दिया है कि शासन इनके नाम पर होगा और हम यहाँ पर अपने पूरे शासन की देखभाल करेंगे। लेकिन फर्रुखसियार हैं, ये भी कोई बहुत अच्छे शासक नहीं होते और इनके खिलाफ भी ये कान भरने स्टार्ट हो जाते हैं और ये भी इन दोनों भाइयों के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि जब हम देखेंगे ये जो इसके बाद जो शासक आ रहे हैं, मुख्यतः जो बहादुर शाह के बाद जो शासक आ रहे हैं, उनके बाद जो शहजादों पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने का एक तरह से कहें कि प्रयास ये लोग जो नोबल्स हैं ये करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इनके लोगों से किन किन लोगों से मिलेंगे, कब ये बाहर जाएंगे, कब बाहर नहीं जा सकते, उस सब पर भी ये कंट्रोल रखने का प्रयास करते। तो इस सब से भी बचने के लिए ये शासक लोग हैं ये इनके खिलाफ हो जाते हैं कि इन्होंने हमें एक तरह से बंदी बना रखा है। और ये जो है 1719 में इसी वजह से फर्रुखसियार की हत्या करवा देते हैं दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद जो ये शासक बनाते हैं वो दो शहजादों को लगातार एक के बाद एक शासक बनाते हैं, लेकिन उनकी टीबी से मौत हो जाती है। और उसके बाद जो ये शासक बनाते हैं उसका नाम है मोहम्मद शाह। ये होते हैं 18 वर्ष की आयु के। सैयद बंधु जो शासक बनाते हैं मोहम्मद शाह को बनाते हैं, जो कि 18 वर्ष का एक कहेंगे युवा होता है। और मोहम्मद शाह का जो शासन है वो शासन हमें इनके बाद काफ़ी लंबा शासन हमें देखने के लिए मिलता है। और जो सैयद बंधुओं का शासन काल है, लेकिन वो सैयद बंधुओं का शासन काल हमें कहें कि 1920 तक ही देखने को मिलता है। उसके बाद उसको मरवा दिया जाता है। तो मोहम्मद शाह जो हैं उनको ये स्थापित करते हैं और इसके बाद में ये प्रशासन में बदलाव का प्रयास करते हैं। और प्रशासन में जब ये होते हैं तो कब से होते हैं 1913 से लेकर के, क्योंकि मुख्यतः जो शासन है वो सैयद बंधु चला रहे होते हैं। और ये प्रशासन में क्या बदलाव करने का प्रयास करते हैं कि जो घूसखोरी जो शासन में चालू थी उसको ये बंद करने का प्रयास करते हैं। कि बहुत सारे अधिकारी थे जो कि उनको गबन कर जाते थे, जो धनराशि जो प्राप्त होती थी और जो वसूली जो भी राजस्व की जो वसूली होती थी उसका वो गबन कर जाते थे। और साथ में इन्होंने जो धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी उसको अपनाने का प्रयास किया, जो कि हालांकि पहले के भी जो लोग नीतियाँ अपना रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग ही ये दोनों भाई नीतियाँ अपनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन साथ में जब मोहम्मद के ऊपर ये इतना कंट्रोल रख रहे थे तो मोहम्मद भी परेशान हो गया। हालांकि उसके बाहर निकलने तक पर ये कंट्रोल रखने लग गए। इस वजह से इन्होंने मोहम्मद शाह ने जिसका साथ लिया वो थे निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क थे जो अमीर थे और ये इनसे काफ़ी ईर्ष्या रखते थे। और इन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलकर के सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा और 1920 में दोनों भाइयों की हत्या करवा दी। अब हत्या करवाने के बाद मोहम्मद शाह आज़ाद नहीं हुए। मोहम्मद शाह कंट्रोल में किनके आ गए हैं? निजाम उल मुल्क के। लेकिन निजाम उल मुल्क जो थे इतने अच्छे कहें कि प्रशासक थे कि इन्होंने वजीर के पद पर ही आए। पहले तो के पद पर आने के बाद 1722 में आए, तब तक ये वजीर के पद पर भी नहीं आए। वजीर के पद पर आने के बाद में, और पहले बता दूं कि जो सैयद बंधु है उनके खिलाफ रोष का भी एक कारण था। रोष का कारण ये था कि जो सामंत जो लोग थे उनके अंदर काफ़ी डर बैठ गया था, क्योंकि एक तो वो उन पर कंट्रोल कर रहे थे कि आप जो है
वसूली जो है उसको ठीक रखी और जो अधिकारी थे जो गवर्न कर रहे थे उन पर भी वो कंट्रोल रख रहे थे। तो वो भय तो था ही, और साथ में इनकी जो 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 सक्सेस थी उसको देखकर भी उनके मन में भय था। और जो इन्होंने जो कार्य किया, जो फारूक सियार को मरवाकर इन्होंने दूसरा जो शासक जो बनाने का प्रयास किया, और उसकी वजह से भी लोगों के अंदर भी इनके अंदर रोष हो गया और सामंतों के अंदर इस प्रकार का भय हो गया कि अगर ये शासक को मरवा सकते हैं तो हमारा तो ये क्या ही करेंगे। इस वजह से निजामुल मुल्क और ये मोहम्मद शाह जो है इनको मरवा कर रास्ता साफ करते हैं पहले। और जो निजामुल मुल्क हैं, हालांकि मोहम्मद शाह भी कोई अच्छे शासक नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक शासन करते हैं। इनका शासन होता है करीब, ये मान लीजिए ये आए हैं 1713 के बाद वो थे, और 1719 में, हाँ 1719 से 1748 तक ये अपना शासन करते हैं। लेकिन निजामुल मुल्क जो है वो इनको काफ़ी पहले ही छोड़कर चले जाते हैं। निजामुल मुल्क वजीर बनने के बाद काफ़ी सारे जो सुधार कार्यक्रम है वो चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये जो शासक है ये नालायक है और ये इनकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो ये इसको अपने हाल पर, इस साम्राज्य को अपने हाल पर छोड़ करके हैदराबाद में अपनी किस्मत आजमाने चले जाते हैं और वहाँ पर ही बन जाते हैं नवाब। हैदराबाद में जाकर अपने आप को नवाब के रूप में स्थापित कर लेते, क्योंकि इतने बड़े पद पर तो थे, तो इतनी थी इनकी हैसियत थी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपने आप को स्थापित कर पाएँ। जब ये शासक बना सकते हैं तो इतना तो ये कर ही सकते थे, और ये इनको अपने हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। अब मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है वो इतना बेकार शासनकाल है कि उसके अंदर आ जाते हैं नादिर शाह गुरुजी। अब तक तो मुगल साम्राज्य पर किसी ने आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो आ जाते हैं वो है नादिर शाह, और नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है 1338 और 1339 में। और जो इनका प्रत्यक्ष जो पहली बार जो युद्ध हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 3 फरवरी 1339 में, सॉरी 3 नहीं 13 फरवरी 1339 में। उससे पहले कि ये जो शासक हैं ये तब तक भी वहाँ पर जो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वहाँ पर तब तक भी ध्यान नहीं देते जब तक कि ये नादिर शाह वहाँ के लाहौर पर अपना कब्जा नहीं कर लेता है। तब तक भी इनको सुध नहीं आती कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। अब जो नादिर शाह है वो भारत में आकर के वहाँ से एंटर करके पहले लाहौर पर कब्जा करता है, और कोई इनको रोकने वाला नादिर शाह को वहाँ पर होता नहीं है। और ये आ जाते हैं दिल्ली। ये मोहम्मद शाह को बंदी बना लेते हैं। मोहम्मद शाह से इनका जब फरवरी में जब ये युद्ध होता है मुग़लों का नादिर शाह के साथ, और उसमें मुग़लों की हो जाती है हार। और ये इतनी बड़ी हार है जो आज तक जो कोई आक्रमण नहीं कर रहा था, आज तक जो किसी से हार नहीं रहे थे, और हार रहे तो उनको हार की तो बात नहीं है, लेकिन कई जगह पर सिर्फ संधि करनी पड़ रही है। तो उसकी जगह पर ये भारत में आ जाते हैं, और भारत का शासक पहली बार, भारत का जो सम्राट है पहली बार बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद एक बहुत बड़ा कहें कि एक माइलस्टोन सेट हो जाता है कि जो भारत का शासक है वो अब कमज़ोर हो चुका है, जिस पर सबकी निगाहें चली जाती है। जो क्षेत्रीय जो शासक होते हैं, क्षेत्रीय सामंत होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स जो व्यापारी कंपनियां जो भारत में आ रखी हैं वो भी काफ़ी आक्रामक होती हैं, तो उनका भी नज़र चली जाती है कि जो भारत का शासन है वो पहले जैसा नहीं रहा है। और नादिर साहब दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में जो यहाँ पर ये जो युद्ध होता है इसका ये एक तरह से बदला लेने का प्रयास करते हैं, और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक मैसेकर ये करने का प्रयास करते हैं, और दिल्ली के जो आम नागरिक हैं उनको कत्लेआम वहाँ पर मचा देते हैं। जो सामंत होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, उनसे ये धनराशि ले लेते हैं या फिर संपत्ति ले लेते हैं, तो वो बच जाते हैं। अब गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता तो उनको मरना पड़ता है। और साथ में जो धनिक लोग हैं, जो सेठ साहूकार और व्यापारी जो तबका होता है, उसको ये काफ़ी क्षति पहुँचाता है, और काफ़ी लूट मार दिल्ली के अंदर आकर नादिर शाह पहली बार, जो आज तक दिल्ली ने नहीं देखा था, वो पहली बार दिल्ली को देखना पड़ता है। नादिर शाह के आने के बाद और ये आक्रमण एक तरह से कहेंगे दिल्ली और
उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। और इनके बाद इनका एक उत्तराधिकारी और आता है। अब ये जो मोहम्मद शाह है, ये कहें कि इनके शासनकाल में 70 करोड़ की जो धनराशि है वो नादिर शाह लूट कर ले जाता है। साथ में लूट कर ले जाता है तख्ते ताउस, और उसके साथ में लूट कर ले जाता है कोहिनूर। अब जो प्रतीक जो इन्होंने मुगल साम्राज्य का, या फिर मुगल साम्राज्य का जो इन्होंने प्रतीक जो स्थापित किया हुआ था, वो प्रतीक कहाँ चला गया? फारस। नादिर शाह भारत पर क्यों आक्रमण करता है? क्योंकि पर्सिया में जो इसके जो सैन्य अभियान है उनकी वजह से, जो पर्सिया का जो शासक होता है और जो अपने जो सैन्य अभियान होते हैं उनकी वजह से जो पर्सिया है वो काफ़ी हद तक एक तरह से कहें कि बैंकरप्ट हो जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है। उसकी वजह से भारत की धनराशि को देखकर ये वहाँ पर आकर्षित होता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा संपत्ति, और यहाँ से वो लूट मार करके ले जाता है। और इतना लूट कर ले जाता है 70 करोड़ और ये इतनी सारी चीज़ें जो कुछ तो गिनती में भी नहीं होंगी वो सब। और वहाँ पर जाकर 3 साल तक अपने शासन में इसको, अपने राज्य पर ये इसको कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतना ये माल यहाँ से लूट कर ले जाता है और भारत को कर जाता है दिवालिया। पहले यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, उसके बाद में आ जाते हैं नादिर शाह। नादिर शाह के बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में, तो इनके शासनकाल के बाद के एंड के वर्षों में भी एक और आक्रमण हमें दिखाई देता है। पहले मैंने बता ही दिया कि जो मराठा है, मराठा कंपनी, जो भी विदेशी कंपनियां, यूरोपियन जो कंपनियां होती हैं जो भारत में व्यापार के लिए आ रखी होती है, उन सबको जो मोहम्मद शाह का जो और जो मुगल साम्राज्य, उसकी कमजोरियां पता लग जाती है और वो ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं कि अब कुछ एक तरह से किया जा सकता है। साथ में जो नादिर शाह आता है उससे इनको हाथ धोना पड़ता है। किससे? काबुल, जो सबसे खूबसूरत इलाके थे उत्तर पश्चिम को, उनसे इनको हाथ धोना पड़ता है। और साथ में सिंध वाला जो इलाका होता है, उन दोनों इलाकों से इनको हाथ धोना पड़ता है मुगल साम्राज्य से। और उसके बाद जो आते हैं ये नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो बचता है, उसमें पहले तो वो करते हैं दिल्ली के अंदर नरसंहार, एक बहुत बड़ा मैसेकर करते हैं अपने जो मरे हुए जो सैनिक हैं युद्ध में, जो 13 फरवरी के युद्ध में जो लोग मरे हैं उनका बदला वो लेने का प्रयास करते हैं और दिल्ली के लोगों को कत्लेआम करते हैं। और जो सामंत होते हैं उनसे लूटपाट करते हैं और साथ में जो व्यापारी होते हैं उनसे लूटपाट वो करके बहुत सारा माल यहाँ से लेकर चले आते हैं। और 70 करोड़ की धनराशि, साथ में तख्ते ताउस, और साथ में क्या ले जाते हैं? कोहिनूर। और छोड़कर क्या जाते हैं? छोड़कर जाते हैं कि अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था, जिसका कि पता लग चुका है कंपनी को, मराठाओं को, मराठा, इन दोनों को पता लग चुका है कि मुगल साम्राज्य है जो अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो मोहम्मद शाह है, जो मोहम्मद शाह है इतना अयोग्य शासक होता है कि जो दरबार में या फिर अधिकारियों के बीच में जो वसूली चल रही होती है या फिर कहें कि जो करप्शन जो चल रहा होता है उसके अंदर भी अपना एक तरह से हिस्सा मांगने का प्रयास करता है। पहले ही जब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है तो पहले राजा के पास कम चीज़ें आ रही है तो वो अलग तरह से भी अपना हिस्सा लेने का प्रयास करता है। और इनके बाद नादिर शाह के आने के बाद में एक सिलसिला शुरू हो जाता है आक्रमण का। जो नादिर शाह के जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी कौन है? नादिर शाह का उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली, ये उससे भी खतरनाक है। ये 1748 से लेकर 1748 से लेकर 1767 तक भारत पर तरह से कहें कि हमला करता है। और जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है तो भारत क्या खो देता है? काबुल और साथ में जो सिंध का या फिर कहें कि इंडस का जो इलाका है वो पूरा, एक तरह जो शान थी उत्तर पश्चिम भारत की, वो पूरा खो देते और जहाँ से आक्रमण के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इस पर जब तक कब्जा था और शासन था मुगल प्रशासन का, तब तक की आक्रमणों से भारत बचा हुआ था। जब ये इलाका चला गया तो इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली का भी भारत के अंदर आना बहुत आसान हो गया। और जब अहमद शाह अब्दाली भारत में आते हैं तो उस समय पे शासक कौन होते हैं? ये मोहम्मद शाह की तो हो जाती है मृत्यु उस समय तक, और उस समय जो शासक होते हैं वो हैं आलम शाह। आलम शाह द्वितीय। नादिर शाह या फिर जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो दिल्ली और साथ में जो मथुरा है इन इलाकों पर फोकस करते हैं आक्रमण के लिए। और 1761 में ये शासक को तो बना लेते बंदी, और 1761 में जो मराठा होते हैं, मराठाओं से इनका एक तरह से कहें कि सामना होता है और युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। इनके बाद आलम शाह का जो शासन आता है वो आता है करीब कहें कि 1759 में। और अब जो 1759 का जो भारत है वो 1707 का जो भारत है उससे हो गया है काफ़ी अलग। अब इनमें बदलाव क्या आ गए हैं? बदलाव ये आ गए, पहली बात तो गया हमारे पास से सिंध, काबुल और लाहौर, ये सारे इलाके हमारे हाथ से निकल गए। हमारे पास से गया तख्ते ताउस, जो कि मुग़ल साम्राज्य की एक जब कोई शासन होता है तो उसके पास एक उस समय निशानियाँ हुआ करती थी कि वो उसकी लेजिटिमेसी को उसकी स्थापित कर पाए, कि बता पाए कि ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है और बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है। तो उस तरह की चीज़ों को शासक अपने अंदर रखने का प्रयास करता है। तो एक तख्ते ताउस गया, तख्ते ताउस के साथ में क्या गया? कोहिनूर हीरा भी गया, जो कि सबसे अनमोल है। और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था है वो तो चली जाती है। 70 करोड़ की धनराशि यहाँ से नादिर शाह लूट कर ले जाता है और उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली भी आता रहता है। उसके साथ में जाता है भारत का सम्मान, वो दिल्ली के अंदर आकर, राजधानी के अंदर आकर इतनी बड़ी संख्या में लूट मार और कत्लेआम कर जाता है। और साथ में कमज़ोर हो जाती है यहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम है पूरा चरमरा जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या नहीं है? यहाँ पर नहीं है तो आर्मी की जो पावर थी जो यहाँ थी वो अब यहाँ पर नहीं है। 1759 का जो भारत है उसमें आर्मी नहीं है। उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि सामंत और जो कहें कि चीफ जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को अलग अलग इलाकों में आज़ाद करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो मुग़ल जो सत्ता है उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो इतनी बड़ी जो व्यवस्था है वो ताकतवर तो है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को और एक तरह से कहें कि जो मुग़ल जो सम्राट है उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। इस वजह से मुग़ल सम्राट चाहे नाम का हो वो उनको चाहिए, उसकी उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना बड़ा सिस्टम और इतना बड़ा एक तरह से कहें कि खुद को इतने बड़े तौर पर वो स्थापित नहीं कर सकते थे। वो क्षेत्रीय इलाकों में जहाँ पर उनकी पकड़ है वहाँ पर खुद को स्थापित कर सकते थे और वहाँ पर जो शासक है, जो सम्राट है, उसकी पहुँच को वो सीमित कर सकते थे। इतनी ताकत ये लोग रखते थे। तो ये महत्वपूर्ण रूप से बंगाल, हैदराबाद और दूसरा
दूसरा इलाका हो गया पंजाब और अवध। इन सब इलाकों में ये लोग अपना जो है नवाब के रूप में खुद को ये लोग स्थापित कर लेते हैं, या फिर कहें कि क्षेत्रीय शासकों के रूप में स्थापित कर लेते हैं। और इसकी जो संप्रभुता है शासक की, ये हो जाती है लगभग एक तरह से ख़त्म। अब इसको इनके जो भी ये कुछ मंजूरी के लिए या फिर कहें कि कुछ भेजेंगे तो उसके लिए इसको हाँ करना पड़ता है, और ना तो ये यहाँ पर आक्रमण ही कर सकता है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है, इसमें इतनी आर्मी की ताकत नहीं है जितने कि उन्होंने क्षेत्रीय तौर पर अपने यहाँ पर इकट्ठी की हुई है। तो ये एक तरह से नाम का शासक अब यहाँ पर रह जाता है। और साथ में जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है, जो आलम शाह है, हाँ ये एक महत्वपूर्ण शासक इसलिए हैं क्योंकि ये जब मीर कासिम और सिराजुद्दौला जब अंग्रेज़ों के साथ इनका युद्ध होता है बक्सर का, उसमें ये इनका साथ देते हैं। एक पार्टी भारत का सम्राट भी होता है। तो ये सारे कंपनी से हार जाते हैं। तो पहले तो नादिर शाह से जब हार जाते हैं तब तो मराठों के सामने उनकी छवि हो ही जाती है, और कंपनी के सामने छवि खराब हो जाती है, और वो एक तरह से स्थापित हो जाता है कि जो मुग़ल शासन है उसका अंत हो गया है, और वो अब उसमें अब कोई ताकत नहीं बची, उसको चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद कंपनी का शासन स्थापित होता है, और कंपनी का शासन जब स्थापित हो जाता है तो उसमें भी एक बार लास्ट ट्राई मुग़ल शासन करने का प्रयास करता है आलम शाह द्वितीय कि जो बंगाल पर उसने जो अपना स्थापित किया हुआ है शासन उसको वो हटा दे, लेकिन यहाँ पर भी उनको मात खानी पड़ती है। और कहें कि 1764 में ये यहाँ पर भी या फिर कहें कि हार का मुंह इनको देखना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो शासक है आलम शाह, इनको कंपनी कर लेती है गिरफ्तार इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में इनको कैद कर लेती है, जिसको कि मराठा लोग इनको छुड़ाते हैं बाद में 1772 में जाकर। जो मराठा सरदार हैं वो इनको छुड़ाते हैं और दिल्ली इनको वापस से स्थापित करते हैं या फिर इनको स्थानांतरित करते हैं। तो ये तो गत हो गई है मुग़ल सम्राटों की। और साथ में जब बात करें कि दिल्ली पर जब ये स्थापित हो जाते हैं 1772 में, उसके बाद भी कंप्लीट रूप से 1803 में दिल्ली पर शासन हो जाता है कंपनी का। दिल्ली किसी कंट्रोल में आ जाती है, कंपनी कंट्रोल में आ जाती है, और मुग़ल साम्राज्य का जो दिल होता है वो हो जाता है, ऐसे कहेंगे, टूट जाता है। तो यहाँ से बिल्कुल 1830 तक, 1707 से लेकर 1830, एक तरह से कहेंगे 100 साल का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो मुग़ल जो प्रशासन है, मुग़ल साम्राज्य है, उसका एक तरह से कहेंगे हम उसका खात्मा देखने को मिलता है, उसका पतन देखने के लिए मिलता है। और ये उसके चरण है जहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो जाता है, नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, और जो इस तरह के शासक आते हैं जिनको कि उनके वजीर और जो अमीर वर्ग जो है उनका कंट्रोल कर रहा होता है और उनको चलाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि वो वजीर भी शासन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन जो शासक इस प्रकार के होते हैं कि उनको अपने वजीर से खतरा महसूस होता है, और इस वजह से वो उनको उनकी बात को और उनकी नीतियों को लागू नहीं करते हैं, और साथ में करप्शन और जो बेकार जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो खुद को शामिल कर लेते हैं और लिप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य का हमें पतन देखने के लिए मिलता है। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वो होता है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्थापित कर देता है कि जो मुग़ल शक्ति अब तक अजेय थी उसको भी जीता जा सकता है, और उसकी इतनी बड़ी दुर्गति भी हो सकती है कि शासक को बंदी बना लिया जाए। बाकी ये था आज के लिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आप प्लीज़ कुछ फीडबैक हो तो आप दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो इसके लिए आपके पास कोई सजेशन है तो वो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू।